किसी ने भी अगर माइग्रेट होने का प्रोग्राम बनाना हो कि भी जिंदगी में, अमेरिका इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। मैं 1988 में $75,000 पाकिस्तान से लेकर आया। और क्या काम किया फिर? मैंने आते ही यहाँ पे सबसे पहले पेट्रोल पंप खरीदा है। मुझे अपनी कम्युनिटी की तरफ से नफरत का निशाना बनाया जाता था। मेरे फेथ के ऊपर सवाल उठाते थे कि शायद मैं मुसलमान नहीं हूँ। कैसा पाया आपने सदर ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप कल भी एक ऐसे कैंडिडेट थे और आज भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कैंडिडेट हैं जिनको अपनी पार्टी की सपोर्ट नहीं करती। उनके ऊपर एक ये भी एतराज था कि ही इज एंटी इमिग्रेशन, ही इज एंटी इस्लाम। ये बातें दुरुस्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल आज भी मैं कहूंगा नहीं है। मैं बल्कि और रैकेट कहूंगा कि उनकी सबसे छोटी बच्ची है, वो एक मुसलमान से उसकी शादी है। जो बाइडेन साहब हैं, इनके बारे में बड़े लतीफे मशहूर हैं कि ये गिर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो आगे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। ये बातें दुरुस्त हैं? आप इमरान खान, नवाज शरीफ, इन लोगों में से किससे ज्यादा मुतासिर? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन है? मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं किसी का। सियासत का जो सिंपल डेफिनेशन है टू मेक रिलेशनशिप्स, दोस्तियों का कारोबार है ये मेरे ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे साथ आज पाकिस्तान की और अमेरिका की ख़ास तौर पे नामवर शख्सियत मौजूद हैं। अमेरिकी सियासतदान हैं और कहानी इनकी बड़ी दिलचस्प है। इस वक्त मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये मैरीलैंड का इलाका है और वाशिंगटन से 20-25 मिनट की दूरी पे है। साजिद तारड़ मंडी बहाउद्दीन से आते हैं अमेरिका। किस साल में आते हैं, इतने साल यहाँ पर लगाते हैं, कामयाब बिजनेसमैन। उसके बाद इनके पास एजाज़ात जो हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। ये पहले किसी भी अमेरिकी सदर के एडवाइज़र हैं जो मुस्लिम्स के लिए बनाया गया। इन्हें ट्रंप के साथ, सदर ट्रंप के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। इसके साथ साथ RNC जो रिपब्लिक पार्टी है, उनकी जो नेशनल कन्वेंशन होता है उनका RNC जिसका टाइटल है, ये ओहायो में होता है जनाब प्रोग्राम। 2016 में इनको ये वाहिद पाकिस्तानी और मुस्लिम है जिनको स्टेज शेयरिंग करने का वहाँ पर मौका मिला, पजीराई मिली। इनके जो बयानात हैं उसको पाकिस्तानी मीडिया कभी तहसीन की निगाहों से देखता है और कभी तनकीद की निगाह से देखता है। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। तार साहब, पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। हम जहाँ पे ये बैठे हैं, ये मानने पड़ा कि ये सोशल चेंज ये क्या है? ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है चोर साहब। मैं हेल्थ केयर बिजनेस में हूँ। मैंने ओरिजिनली आई केम फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन एज अ लॉ स्टूडेंट। मेरे वालिद साहब वकील थे, मेरे बड़े भाई वकील थे और अब मेरा जो लड़का है, मेरा सन जो है वो वकील है। तो दर हकीकत मैं लीगल प्रोफेशन से हट के हेल्थ केयर में आया। ये मेरा हेल्थ केयर बिजनेस है। मैं नर्सिंग होम है, असिस्टेड लिविंग है, अडल्ट मेडिकल डे केयर सेंटर है, ये मेरा प्रोफेशन। तो आप मंडी बहाउद्दीन से कब आए और क्या सोच के अमेरिका आए? देखिए, मैं एक तो क्योंकि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाके पढ़ता, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लैंड जाता पढ़ता, लेकिन मैं थोड़ा सा हमेशा से डिफरेंट हूँ। हमेशा से आई डोंट वॉक विद द विंड। मैं हमेशा से इंडिविजुअल डिसीजन लेकर अपनी सोच के हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं अमेरिका आऊँगा पढ़ने। मैंने यहाँ पे आके लॉ पढ़ा, मैंने बिजनेस पढ़ा यहाँ पे, और बिजनेस की तरफ ही मैंने लीगल प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैं बिजनेस की तरफ ही हमेशा रहा। पहले मैं मेरे पास रिटेल बिजनेसेस थे, मेरे पास गैस स्टेशन थे, पेट्रोल पंप अच्छा, थे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब आप यहाँ पे आए तो एक आम कहानी तो ये, स्टूडेंट हो, वैसे इधर आया हो पाकिस्तानी, ये जॉब्स की और जॉब्स की और फिर आगे बढ़े। आपकी कहानी क्या है? जब आए थे क्या लेके आए थे हाथ में? मैं चौधरी साहब, एक तो जब मैंने तालीम कर ली तो मैं उस वक्त सोचा मैंने कि मैंने काम तो सारे किए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि मैं घर में छोटा था, थोड़ा लाडला था, और मैंने वालिद साहब से जिद करके उस वक्त मैंने कहा कि मुझे पैसे दें, मैंने कारोबार शुरू करना है। तो मेरे फादर गेव मी $75,000 इन 1988। तो मैं 1988 में $75,000 पाकिस्तान से लेकर आया। और क्या काम किया फिर? मैंने आते ही यहाँ पे सबसे पहले पेट्रोल पंप खरीदा है। ठीक है। और उसके बाद ये कि मैं उसमें काफ़ी मैंने एक्सेल किया। मेरे पास आज से 15 साल पहले I had about 24-25 locations in आपकी कितनी एज है आपकी? अभी मैं I'm touching 60 now. 60। तो आप यानी यहाँ पे एक कामयाब बिजनेसमैन किस एज में बन चुके थे और तब क्या सिचुएशन थी? यानी गैस स्टेशन वगैरह थे आपके? मेरे पास गैस स्टेशन थे, रेस्टोरेंट थे मेरे पास। उसके बाद रेंटल गाड़ियों का कारोबार था, रेंटल ट्रक्स थे मेरे पास यहाँ पे। और मैं तकरीबन 23-24 साल की एज में आया, लेकिन पहले 10 साल में 7 दिन काम करता था मैं, और 15-16 घंटे डेली बेस पे काम करता रहा हूँ। और मैं अपने प्रोफेशन के पीक पर आ गया था एट द एज ऑफ 35-37। पीक से मुराद ये है कि मैं रिटेल बिजनेस उससे
उसमें मैं आगे ग्रो भी नहीं कर पा रहा था। आई हैड टच द सीलिंग ऑफ इट। अच्छा, उस वक्त बिजनेस की नौयत कुछ और थी। यानी उसकी इंतहा पे थे आप जो उसकी कर रहे थे। जी मेरे पास 37 साल की एज में। 37 साल में मैं उसके मैं बताना ये चाह रहा था कि उस वक्त गैस स्टेशन मॉडल थोड़ा डिफरेंट था। आज कुछ थोड़ा डिफरेंट है, चेंज हो चुका है, जिस तरह बिजनेस मॉडल चेंज होते हैं, जिस तरह कोविड के साथ चीजें चेंज हुई हैं। तो मैं उस 35-37 साल की एज पे मेरे पास 11 थे एक्सान के मेरी फ्रेंचाइजीज थे, 6 ब्रिटिश पेट्रोलियम की फ्रेंचाइजीज थी और दूसरे भी मेरे पास काफी थे फ्रेंचाइज, इस तरह की चीजें थी। मेरे पास सबवेज थे, मेरे पास इटालियन रेस्टोरेंट थे, मेरे पास उस वक्त इस किस्म के रेंटल गाड़ियां जिस तरह मैंने बताया मेरे पास थी, मेरे पास टेलीफोन सेल फोन की फ्रेंचाइजीज थी। इस तरह के रिटेल बिजनेस था। लेकिन ये कि मैंने उसको 17 ईयर्स आई डिड इट, ऑलमोस्ट 17-20 ईयर्स। लेकिन उसके बाद मैं सडनली मैं खुदा के ताला की तरफ से इस बिजनेस में आया हूँ। और आज जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ खास कर ये हेल्थ केयर बिजनेस है। इसमें नॉट ओनली ये मेरा प्रोफेशन है, मैं समझता हूँ ये मैं इबादत भी समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरा हाफ ऑफ द बिजनेस इज स्टिल नॉन प्रॉफिट, जिसमें हाफ ऑफ माई बिजनेस इज नॉन प्रॉफिट, हाफ ऑफ माई बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट। मैं मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, रिटार्डेशन, आर्टिज्म, इन चीज़ों से भी डील करता हूँ, जो कि आई डू इट ऑन अ नॉन प्रॉफिट बेसिस। तो मैं ये समझता हूँ ना सिर्फ ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन ये मेरी इंसानियत की खिदमत है। तो आप कब तय किया, यानी जब लॉ किया, यहाँ से पढ़ाई की और किस यूनिवर्सिटी से पढ़े और क्या सोचा था कि करना क्या है मैंने? देखिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से मेरा LLM है। मैंने आज तक वैसे मैं इंटरेस्ट नहीं था मेरा कि मैं लीगल प्रैक्टिस करूंगा, बिजनेस माइंडेड था, मैं सोचता था कि बिजनेस करूंगा और मैंने शुरू से बिजनेस में इंटरेस्ट रखा है। तो लॉ क्यों किया? लॉ करने उसकी वजह ये थी कि मैं अपने वालिद साहब के ख्वाब को मैं वो चाहते थे कि मैं अपना लॉ कंप्लीट करूं। मेरी वालदा थी, मेरी वालदा यहाँ पे 17 साल मेरे साथ यहाँ रही है और मैं अपनी तालीम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। मैं एक बात आपको यहाँ ये जरूर बताना चाहता हूँ कि दुनिया सारी एक माइंड गेम है। मैं आज की आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं आज तक कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। ये माइंड को मैंने ट्रेंड किया इसी तरीके से। तो इसी तरीके से जो मेरा ऑब्जेक्टिव था उसको कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे ये भी एक और बात, ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं शायद द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, यहाँ नहीं है। इसमें मैं जिस तरह आपको पहले अर्ज कर रहा था, मैं रम्ज और मार्फत पे बड़ा बिलीव करता हूँ, डेस्टिनेशन को, रीजनिंग को बड़ा बिलीव करता हूँ इस चीज़ में। लेकिन साथ अपने माइंड एक्सरसाइज में लाजमी, मैं किसी काम को अधूरा छोड़ने की आदत अपने दिमाग को डालना नहीं चाहता। मैंने अपने ज़िंदगी का एक शेड्यूल बनाया था व्हेन आई वाज इन माई, मैं जब लॉ कर रहा था तो मैंने अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल इस्टेब्लिश किया था और मैं कोशिश करता हूँ कि शेड्यूल के ऊपर चलता है। तो अभी आप अमेरिकी सियासत में आपने नाम कमाया, मुस्लिम कम्युनिटी चाहे पूरी दुनिया से, फिर अमेरिका के अंदर लोगों ने आपको देखा, ख़ास तौर पे 2016 का ये RNC, उसमें आपके पेरेंट्स और CNN, BBC, फॉक्स, हर जगह पे आप आए। अमेरिका में सियासत करने का शुरू से ख्वाब था कि मैं यहाँ पे आके कुछ बनूंगा और सोचा था कि ये रोल मिलेगा मुझे? जो सब मैं ये समझता हूँ, एक तो मेरा एक सियासी फैमिली से मेरा रिलेशनशिप है। मेरी फैमिली सारी सियासत में रही है, लॉ बिजनेस में रही है, लॉ प्रैक्टिस में रही है और सियासत। ठीक है। तो मैंने अपनी जो सियासत है वो घर से देखी थी। सियासत आज भी अगर मुझसे पूछें, सियासत का जो सिंपल डेफिनेशन है टू मेक रिलेशनशिप्स, दोस्तियों का कारोबार है ये मेरे ख्याल में। उसमें तो आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। और उसमें मेरा एक दूसरा, जब मैं अमेरिका आया तो मैंने अमेरिका की सबसे पहले, अमेरिका आने से पहले अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी और मैं समझता था कि अमेरिका, आज भी मैं ये समझता हूँ कि आप किसी ने भी अगर माइग्रेट होने का प्रोग्राम बनाना हो कभी जिंदगी में, अमेरिका इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। अच्छा, आज भी मैं बता रहा हूँ कि आज भी अमेरिका, जिसमें कोई शक नहीं है कि इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या निचोड़ आपका ये है कि यहाँ पे हर इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है? जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि मैंने अमेरिका की हिस्ट्री को बड़ी डिटेल से पढ़ा, वो जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो वो हिस्ट्री ही आपको बता देती है कि यहाँ पे लोग अमेरिकन ड्रीम के लिए आते हैं। वो क्या है कि यू कम हियर, यू वर्क हार्ड और यू लिव अ पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ। और अमेरिका के अंदर आप जो काम करते हैं उसका मुआवजा मिलता है। जो आप ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। दुनिया की दूसरी जगह रेड टेप नहीं है, आपको सिस्टम सपोर्ट करता है, आपको सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी सपोर्ट करती है। यहाँ पे किसी को ये कहना कि ये मुल्क छोड़ के अपने मुल्क में चले जाओ, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक जो है वो किसी न किसी दूसरे मुल्क से आया है। हर इंसान यहाँ पे फार्मर है। लेकिन वो यहाँ अमेरिका को अपना मुल्क समझते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं आज तक, मैं उसकी छोटी सी मिसाल लेता हूँ, मुझे 35-36 साल हो गए, मैं चौर साहब आज तक अपने ऑफिस में इस अमेरिकन पिन के फ्लैग के बगैर नहीं आता। नहीं, ये कोई कंपल्शन है? ये कंपल्शन नहीं है, ये मेरी प्राइड है।
अच्छा, हाँ, आप ये मेरी अमेरिका प्रायोरिटी। से यानी एक तो होता है ना यार, मैंने जाना है, कुछ कमाना है, मेरा सूदगी आ जाएगी, ये है वो। आप अमेरिका से वाकई इतनी मोहब्बत करते मैं हैं? बिल्कुल इससे मुझे इस मुल्क ने जो कुछ दिया मैं समझता हूँ वो इस आइडियल सिचुएशन। और मैं एक अर्ज आपके देखने वालों को ये करना चाहूंगा, हमारा मजहब भी यही कहता है कि आप जब तक किसी मुल्क में जाके उसकी मिट्टी से इश्क नहीं होता वहां आप तरक्की नहीं कर पाते। आप समझते हैं कि अमेरिका से मोहब्बत इतनी ना होती ना मैं तो ये अचीव भी ना होता? मैं अचीव ना कर पाता। मेरी जिंदगी का जो एक हासिल है, जो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं सत है, वो ये है कि मुझे इस मुल्क की मिट्टी से प्यार है। मैं कभी इस मुल्क को बिट्रे नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और उसकी वजह, और मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने उनको पाला भी इसी तरीके से कि दे आर अमेरिकन फर्स्ट। और हमेशा मुझसे अक्सर पूछा जाता है, अमेरिकन पूछते हैं कहीं कि हाउ यू डिफाइन योर लव फॉर द कंट्री, हाउ यू डिफाइन हु यू आर। तो उसमें मेरा जवाब ये होता है कि पाकिस्तान इज माई मदरलैंड, अमेरिका इज माई होमलैंड। और मुझे दोनों से प्यार है, इसमें कोई शक नहीं। मैं दोनों को सर्व करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी मदरलैंड को यहाँ रहकर अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से सर्व कर सकता हूँ। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते हुए भी अमेरिका की खिदमत भी की जा सके? कुछ कोई शक नहीं। मैं उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल इंडियन डायस्पोरा की दूँ। अच्छा, यहाँ पे आज अगर देखा जाए तो जो बाइडेन साहब, प्रेसिडेंट का स्पीच राइटर भी इंडियन है, इंडियन निजाद है। आज 2 रिपब्लिकन कैंडिडेट विवेक रामास्वामी, निकी हेली, दोनों भारतीय निजाद है। तो आज 5 कांग्रेसमैन जो है वो भारतीय निजाद है, वो यहाँ रहते हैं। अल्टीमेटली दे कीप द इंडिया इन द माइंड एट द सेम टाइम। मैं भी यही हमेशा ये समझता हूँ कि मैं अमेरिका में रह के अमेरिका से भी प्यार कर सकता हूँ, लेकिन अपने मादरे मिल्लत को भी सर्व कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये ट्रंप के साथ आपकी दोस्ती हुई, आप इतनी कुर्बत हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसका क्या है पीछे बैकग्राउंड, क्या है इसका? इसका बैकग्राउंड ये है कि चौधरी साहब, एक तो मैं हमेशा शुरू से कंजर्वेटिव रहा हूँ, कंजर्वेटिव ख्यालात का मैं हमेशा प्रचार करता रहा हूँ। हम अब सारे पाकिस्तानी, हम सारे जब अमेरिका में आते हैं ज्यादा मुसलमान, हम कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है। और ये हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री भी रही है कि ज्यादातर वो वर लीनिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन पार्टी। तो मैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ लीनिंग था हमेशा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने जो मेरे कुछ सोशल सर्कल में विच मुझे डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब ले गए। मेरी उनसे 2016 से पहले की उनके साथ मेरी वाकफियत थी उनसे। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया, जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, और आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी आज तक काउंसिलमैन भी नहीं रहे पहले। तो जब अच्छा, ये अमेरिका की हिस्ट्री पहली दफा एक बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। ये जितने लोग आते हैं, ये कि कांग्रेसमैन, सेनेटर कहीं ना कहीं नीचे से आते हैं, बिल्कुल स्टार्ट होते हैं, और ये कुछ भी नहीं रहे, ये कुछ भी नहीं रहे, स्वाय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस। ठीक है, बिजनेसमैन। उन्होंने $10 बिलियन की एम्पायर पहले अपने लिए बनाई और उसके बाद वो सियासत में आए। और ये सियासत यही है, इसी चीज का नाम असली सियासत है कि दिस इज यू कम टू दिस। एक फंडामेंटल डिफरेंस है। जो बाइडेन केम इन दिस बिजनेस टू मेक मनी, बट डोनाल्ड ट्रंप मेड मनी एंड देन केम टू दिस बिजनेस। सो दिस सियासत जो आपके सियासी रीफ है, इसलिए आप कह रहे हैं। वो देखिए, नहीं वाकई ट्रूली। अच्छा, वो 50 साल सेनेटर रहे हैं, ये फुल टाइम जॉब उन्होंने किया 50 साल, उन्होंने बच्चे पाले हैं इससे। आप इससे ये काम नहीं करते। सही है। आप अपना साइड पे कोई बिजनेस होता है, इसको आप पब्लिक सर्विस समझ के सर्व करते हैं, तो उसमें ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरह मेरा अपना खुद मेरा कारोबार है, मैं सियासत में एज ए कारोबार नहीं जाना चाहता उसको। मेरा एक अपना वे ऑफ इंटीग्रेशन से मुराद है कि मैं अमेरिका को कुछ देना चाहता हूँ। मैं अमेरिका को एक हेल्दी अमेरिकन देना चाहता हूँ टू कम इनटू पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बताएं कि आप फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ये सदर ट्रंप ने तजवीज़ किया या आपकी ख्वाहिश थी, ये फर्स्ट टाइम ये पोर्टफोलियो आया सामने कि आप एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट थे फॉर मुस्लिम्स, ये कैसे हुआ और आपने क्या किया जब आपको ये जिम्मेदारी मिली? देखें, जब मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ था, मैंने सबसे पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कहा जाता था अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप जी, उसकी बेस पे मैं मुसलसल काम करता रहा। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ट्रैवल करता रहा कैंपेन के दौरान, और जहां भी माइनॉरिटी और जहां भी दिखाना होता था डाइवर्सिटी, आई वाज ऑलवेज देयर। और उसमें सबसे ज्यादा मुझे पिज़राई ज्यादा ये रिकग्निशन मिली जब डेमोक्रेट पार्टी से हमारे पाकिस्तानी निजात खिजर खान साहब थे, वो स्टेज पर आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लहरा के कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पता नहीं।
तो जब डीएनसी की तरफ से ये आया और मैं आरएनसी की तरफ से पहले बोल चुका था स्टेज पे, और वो भी कैंपेन ने मुझे कहा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि तुम आके सपोर्ट करो, डाइवर्सिटी पता चले, कि क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन थी कि ही इज एंटी मुस्लिम। उनके ऊपर एक ये भी एतराज था कि ही इज एंटी इमिग्रेशन, ही इज एंटी इस्लाम, ही इज एंटी मुस्लिम। तो उसमें, हालांकि इसमें कोई हकीकत, ये बातें दुरुस्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल आज भी मैं कहूंगा नहीं है। मैं बल्कि ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि उनकी सबसे छोटी बच्ची है, वो एक मुसलमान से उसकी शादी है। लोग आज, अच्छा, ट्रम्प की बेटी जो है सबसे छोटी उनकी मुसलमान से शादी अच्छा। उनकी। और दूसरा, उनकी दो जो बीवियां दोनों रशियन बैकग्राउंड है उनका, वो दोनों इमिग्रेंट है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब न्यूयॉर्कर हैं। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे डाइवर्स सिटी है, जहां पे मुख्तलिफ नेशनलिटियां जो है उसका हिस्सा है। तो ये एक मीडिया हाइप क्रिएट की गई है, एक प्रोपेगेंडा है कि इज एंटी इस्लाम, इज एंटी इमिग्रेशन, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आपकी कुर्बत बहुत ज्यादा बड़ी कैंपेन की उस वक्त, तो क्या हुआ? यानी ये तो पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। हिलरी क्लिंटन सदर बनने जा रही थी बकौल मीडिया, और तासुर यही था। तो आप लोग क्या सोच रहे थे और क्या समझ रहे थे? आपकी पार्टी रिपब्लिकन क्या सोच रहे थे? एक तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप कल भी एक ऐसे कैंडिडेट थे और आज भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कैंडिडेट हैं जिनको अपनी पार्टी की सपोर्ट नहीं करती। उस वक्त भी यही था कि रिपब्लिकन पार्टी की सपोर्ट जो मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं थी। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ थी बायसे मजबूरी। उनके पास इतना तगड़ा कैंडिडेट नहीं था। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी, और अमेरिका फर्स्ट के जो नारे लगाते थे वो उसकी बेस पे उनको एतराज था कई चीजों पे डोनाल्ड ट्रंप, हाउ वोकल ही वाज, हाउ ओपन ही वाज। रिपब्लिकन पार्टी पॉलिटिकल करेक्टनेस चाहती थी और डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकल करेक्टनेस के खिलाफ थे, तो वो रिपब्लिकन पार्टी पूरा सपोर्ट नहीं करती थी। दूसरा ये कि मुझे अपनी कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना था, बल्कि नफरत का निशाना बनाया जाता था। इसी वजह से कि आप इनके साथ क्यों? मैं इनके साथ हूँ। मुझे मेरे फेथ के ऊपर सवाल उठाते थे कि शायद मैं मुसलमान नहीं हूँ, शायद मेरे ऊपर इस तरह के कई थे एतराज, लेकिन मैं हमेशा मैं इसी चीज के लिए मैं अमेरिका आया हूँ, फॉर फ्रीडम ऑफ माई थॉट्स। आप लोगों को जवाब नहीं देते इस पे? नहीं, जवाब है या तो देखें, मेरी ट्रेनिंग एज ए लॉयर है, या तो मेरे साथ कोई डिबेट करे या मुझे कन्विंस करने की सलाहियत रखता हो, लेकिन वैसे ही अब मैं अच्छा ना लगता हूं किसी को, तो वो उस पे तो मैं आई डोंट गो विद इट। कैसा पाया आपने सदर ट्रंप को? आपने सफर किए उनके साथ, अब कई साल गुजर चुके हैं इस ताल्लुक को, तो कैसा? देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक चीज है, मेरा और उनका सबसे मुश्तरका चीज ये है कि वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और मैं भी बिलीव करता हूँ अमेरिका फर्स्ट, क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ, वो भी एक अमेरिकन है। ये सबसे एक मुश्तरक चीज है जो मैं एक टेबल पर लेकर आती है, लेकिन मैं उनकी हर चीज से एग्री नहीं करता। उनकी कई पॉलिसीज थी टुवर्ड्स इजराइल में, उनसे एग्री नहीं करता था। अच्छा। मैं उनके साथ जो उन्होंने एम्बेसी शिफ्ट की थी जेरूसलम में, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता था, और उसमें वोकल था। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ आज आपको बता रहा हूँ, उनको आपके ख्यालात का पता था उनको। और सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है अमेरिका की, जब आप अपनी ख्याल को एक्सप्रेस करते हैं, आप एक इंडिविजुअल ओपिनियन रखते हैं, दिस इज व्हाट अमेरिकंस दे लाइक इट, कि मैं अंधाधुंध तलकी जो है फॉलोशिप नहीं करता, और उसको फॉलो करना मेरे ख्याल में हेल्दी भी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा लेकिन इस चीज पे मेरा, और आज एक और चीज भी कहूंगा कि उनके ऊपर सबसे बड़ा ब्लेम जो एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम लगाया जाता है, उन्होंने जब प्रेसिडेंट बने थे पहला दौरा ही सऊदी अरेबिया का, तो अगर वो चीजें ना होती तो वो पहला दौरा अपना इंटरनेशनल मुसलमान मुल्क से शुरू ना करते। इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये क्या है ट्रंप पे इल्जामात क्या हैं? हमने देखा खबरें बनी ये वो, आप तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, मामला क्या है? मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। इस वक्त उनको बहुत ज्यादा मुकदमात का सामना है। सही है। 3 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके बैठी रही, 3 साल, अब चौथा साल। जब ही उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन का आगाज किया, जब उनके रेटिंग नंबर पोल ऊपर आए हैं, इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI जो है, उसका सिर्फ एक यही काम है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से बाहर रखना है। अच्छा, तो 3 साल ये काम क्यों नहीं किया? और इस वक्त सबसे पॉपुलर वही। इस वक्त अगर फेयर इलेक्शन हुए अमेरिका के अंदर, अगर डोनाल्ड ट्रंप को रोका भी गया किसी तरीके से, जीतेगा रिपब्लिकन कैंडिडेट। अच्छा, हाँ, नजर आ रहा है। क्योंकि देखें, मैं मसाइल बताना चाहता हूँ। फॉल ऑफ काबुल है, डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है, बॉर्डर इनके कंट्रोल से बाहर है,
इस वक्त यूक्रेन वार नाकाम होती नजर आ रही है, इस वक्त इजराइल क्राइसिस जोरों पे है, इस वक्त देखा जाए तो एलाइज खुद घबरा चुके हैं। मैं इसकी मिसाल ये देना चाहूंगा कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था, दो प्रेसिडेंट फॉरेन अमेरिका आए थे, दो ममालिक के, साउथ कोरिया के और जापान के, और उनका सबसे दोनों की डिमांड यही थी कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप हमें प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे। तो अभी भी ये सवाल है आज जो इजराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसको मैं ये कहूंगा ये बाइडेन वीक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैं इसको बल्कि आई कैन गो इनटू द डिबेट एंड प्रूव इट कि व्हाटएवर द वर्ल्ड इज सफरिंग इज ड्यू टू द बाइडेन्स वीक फॉरेन पॉलिसी। ट्रंप पे इल्जामात क्या हैं? ट्रंप के ऊपर इल्जामात ये है कि अमेरिका फंस क्यों है, वो मैं उसकी एक छोटी नहीं, ये तो वो बात है ना, आप कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ कि चलें मुखालफिन क्या है जो फंसा किस में रहे हैं। मैं एक रिसेंट केस एक की मिसाल देता हूँ, आप उसका खुद अंदाजा लगा लें। उनके ऊपर इल्जाम है कि न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के जो असेसमेंट है उसको इन्फ्लेट करके पेश किया है और उसकी बेसिस पे उन्होंने लोन्स लिए बैंक से। ये कोर्ट का काम नहीं है, ये बैंक का काम है जो लोन देता है कि उसको अप्रेज करे, क्योंकि उनका मसला है। और अगर कर्जा लेने वाला डिफॉल्ट करता है तो बैंक अपने आप को रिकवर किस तरह करेगा, ये बैंक का मसला है। लेकिन उनको उसको, और मैं यहां बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क के अंदर जो केस, जो अटॉर्नी जनरल जो उनके खिलाफ स्टेट अटॉर्नी जो इलेक्शन लड़ के आई थी, अपनी कैंपेन के दौरान उसका वादा ये था अगर मैं इलेक्शन जीती तो डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट में लेकर आऊंगा। तो जब अपना वादा पूरा कर, जब ये सियासी केसेस है, सियासी इंतकाम है, कैंसल कल्चर है, और जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मेरे ख्याल में तो आपको लगता है कि इस वक्त जो सिस्टम है वो ट्रंप के खिलाफ है, और क्या ये ट्रंप को सदारती जो उम्मीदवार है इसकी दौड़ से बाहर कर देंगे? नहीं, सदारती उम्मीदवार रिपब्लिकन जो है वो उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा आगे, पोल बहुत ज्यादा आगे। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा नारा आपने पिछले इलेक्शन में था कि आई विल ड्रेन द स्वैम्प। वो कहते थे कि वॉशिंगटन डीसी जो कि नॉन फंक्शनिंग हो चुका है, इसको मैं फंक्शनिंग करूंगा। और उसकी एक मिसाल मैं ये देना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के लिए टर्म लिमिट लेकर आऊंगा कि ये 4 साल 6 साल इसके बाद इनको रिटायर होना होगा इलेक्शन। तो ये तो लगे रहते हैं मेरे ख्याल। हाँ, ये तो 50 साल रहते हैं ना, जिस तरह बाइडेन साहब मेरे ख्याल 29 साल की उम्र में ये बने और आज तो उनकी 80 साल उम्र है। यही एक सिस्टम है। तभी इसकी रिसेंट मिसाल है कि आज से परसों इन्होंने अपना नया स्पीकर चुना है, दुनिया की सुपर पावर, उसकी लेजिस्लेशन का 23 दिन के लिए स्पीकर ही कोई नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग। अच्छा, ये जो बाइडेन साहब हैं, इनके बारे में बड़े लतीफ़े मशहूर हैं, बड़ी मीम्स बनती हैं, ये सब दुरुस्त हैं कि ये गिर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो आगे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, ये बातें दुरुस्त हैं? 100%। देखिए, उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि जो कैमरे पर कई चीजें आ जाती हैं। रिसेंट अभी इजराइल के दौरे पर गए हैं, बीबी नेतन्याहू के साथ बैठे थे, तो हर चीज वर्ड बाय वर्ड इन्होंने नीचे चिट से देखी, कैमरे पे नजर आ रहा था कि नीचे से इन्होंने पर्ची पढ़ रहे थे। तो जब पता ही ना हो कि डिसीजन इन्होंने, और ये डिसीजन किस तरह लेंगे अगर ये एक लफ्ज भी अपनी तरफ से नहीं, कई दफा तकरीर करके पीछे हटते हैं तो इन्हें पता ही नहीं होता राइट पे जाना लेफ्ट पे जाना, लोग आके पकड़ के लेकर जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं। इन एयरफोर्स 1 के अंदर स्पेशल सीढ़ियां इनके लिए बनाई गई हैं, छोटी सीढ़ियां हैं, पिछले दरवाजे से लेके जाया। तो ये मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो अमेरिका इज फेसिंग द वर्स्ट पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी। तासुर ये है कि अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रंप से खाइफ है और वो ट्रंप को दोबारा नहीं आने देगी किसी भी कीमत पे। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल तासुर दुरुस्त है। इस वक्त अगर कहा जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हर जो सियासी आदमी है वॉशिंगटन डीसी में, वो कहता है दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा। यहाँ मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि बाइडेन साहब जो ओबामा साहब थे वो अभी भी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। वो वापस अपने हलके में जहां से आए थे शिकागो वापस नहीं गए, उन्होंने यहाँ पे घर बाय कर लिया था और वो वहीं रहते हैं। मैं बताना इस तरीके से चाहता हूँ कि उनकी थर्ड ओबामा चले। इस वक्त हमारे जो अमेरिका का NSA है उसका नाम है जैक सॉल्वन, ठीक है, वो भी एडवाइजर था ओबामा का। टोनी बिल्कन कौन है? टोनी बिल्कन भी ओबामा का एडवाइजर था। इसी तरह आधी से ज्यादा कैबिनेट इस वक्त वही चला रहे हैं लोग जो ओबामा साहब के साथ। तो इसका मतलब है कि इस वक्त अमेरिकी हुकूमत सारा निजाम ओबामा साहब चला रहे हैं? बिल्कुल वही चला रहे हैं। अच्छा, ये भी मुमकिन है, यहाँ पे भी मुमकिन इस तरह है कि आप देखें कि इन्होंने ओबामा साहब ने आके ईरान को पैसे दे के उसके साथ डील किया था, उसके बाद उनका एटॉमिक जो प्रोग्राम है उसके साथ। अभी आज से 4 हफ्ते पहले इन्होंने $6 बिलियन मजीद ईरान को दिए हैं। आज से 4 हफ्ते पहले जैक सॉल्वन ने स्टेटमेंट दी थी कि लुक एट दिस, के बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से
हाउ पीसफुल मिडल ईस्ट इज, और उसके साथ ही दूसरे हफ्ते हमास ने अटैक कर दिया। तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका इज फेसिंग मेनी क्राइसिस, बट अमेरिका's वीक फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ इट। अच्छा, आप हमास की बात ही करते हैं, आपका एक बयान आया पाकिस्तानी मीडिया पे, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपका इलाका है वहाँ पे भी, और बाकी बड़ा रिएक्शन आया इसका। तो आपने बेसिकली हमास के अगेंस्ट बयान दिया है, और आपने कहा है कि अमेरिकी मुसलमान जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, हमास के इस हमले के खिलाफ। तो ये कैसे, यानी किस बुनियाद पे आपने ये स्टेटमेंट जो ऐसा मैं उसकी वो बुनियाद ये थी, मेरा ये बल्कि क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा, एज ए मुस्लिम अमेरिकन, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और अमेरिकन गवर्नमेंट, और मैं उस पर फर्मली बिलीव करता हूँ। अब उसमें मेरा दूसरा जवाब ये है, 1000 हमास टेररिस्ट ने ये जंग दोबारा शुरू की और 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया, बगैर ये सोचे समझे कि जब वो उसको रिटेलिएट करेंगे इजराइल वाले, जब उसका अपने डिफेंस में, वो ये कहीं कहा जाता है कि इजराइल अपना डिफेंस कर रहा है, जब वो बॉम्बिंग करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। आप वैसे जो गजा है इस पे इसराइली जो है, आप इसे नाजायज समझते हैं इसके कब्जे को? मैं सबसे पहले तो मैं जिस चीज को नाजायज समझता हूँ, दुनिया में किसी सिविलियन की लाइफ को उसको कत्ल करना, मारना, मैं उसको कंडेम करता हूँ किसी फॉर्म और शेप में। यानी आप इस बात के भी अगेंस्ट हैं कि इसराइली अगर बॉम्बिंग कर रहा है स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे, तो आप इसके भी अगेंस्ट खड़े हैं? मैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, जो इजराइल के हमें तो तासुर कुछ और मिला आपकी नहीं, वो गलत बात है। हमारे असल में दर हकीकत ये होता है कि लोग अपनी मर्जी से चीज को ट्विस्ट कर लेते हैं, यही गलत बात है। आप कह रहे हैं कि हमास की जंग छेड़ने पे मेरा आप उनके अगेंस्ट एतराज है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, इनोसेंट इजराइल सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए था, और दूसरा बगैर ये सोचे समझे कि इसके बाद फलस्तीनियों का मुस्तकबिल क्या होगा, उन्होंने गलत किया। सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि इस वक्त, अब ये नवंबर 2024 में इलेक्शन अमेरिकी, कैंपेन तो इनकी 1-2 साल पहले शुरू हुई, इस मरतबा को इतनी गहमा गहमी गर्मी नजर नहीं आ रही, सरगर्मियां जैसे होती हैं? नहीं, अभी टू अर्ली है। नहीं, लेकिन पहले तो 1.5-2 साल पहले चीजें बड़ी प्लान और चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। मेरे ख्याल में उसकी 2 वजूहत है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जिस तरीके से लीगल जंग में फंसाया जा रहा है, लीगल केसेस में, उनका टोटल फोकस इस वक्त उसी तरफ है। सही है। लेकिन साथ, और यही उन्होंने बार बार टीवी पे भी आके कहने की कोशिश की है कि मेरी कैंपेन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मैं बजाय यहाँ अदालत में खड़ा होता, बजाय इसके मैं लोगों के साथ जाके मिक्सअप होता, कन्विंस करता हूँ। तो उन्होंने खुद भी इस चीज का इजहार किया है। एक तो ये वजह है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका एक के बाद दूसरे मसले में एंगेज होता जा रहा है। यूक्रेन वार पे अभी उसी से इनकी जान नहीं छूट रही थी, तो साथ ही इजराइल का मसला बना है, और उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बिजी है, और जो FBI उन्होंने और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब को लीगल वॉर में एंगेज। तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी गेम से, चूंकि उसको बाहर करने की तैयारी है, तो इसलिए ये उस तरह से गहमा गहमी है ही नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा एक चॉइस, अब एक और चीज ये कहना चाहूंगा, जमहूरियत जो है ये इंटरनेशनली इज इन डिक्लाइन। जहां भी जहां पे बैठ के हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है इस मुल्क के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ भी क्राइसिस चल रहे हैं, यानी इतनी पुरानी जमहूरियत भी खतरे में है। बिल्कुल। इसमें सोशल मीडिया क्राइसिस है, इसमें जर्नलिज्म का फुकदान है। नहीं, यहाँ पे भी जर्नलिज्म आजाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल आजाद नहीं, क्योंकि देखें CNN अपना एजेंडा प्रमोट कर रहा है, फॉक्स अपना एजेंडा प्रमोट कर रहा है, हालांकि दोनों जर्नलिज्म को जस्टिफाई नहीं कर रहे। अच्छा, ट्रंप के खिलाफ इतना मीडिया क्यों है? देखें, ट्रंप के खिलाफ इसलिए है कि मीडिया ज्यादातर इज लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ये अंडरस्टूड समझा जाता है। ठीक है। उनके साथ सिर्फ एक फॉक्स चैनल होता था खड़ा, लेकिन अब वो भी ऑलमोस्ट डिवाइडेड हो चुका है। और दूसरा, मैं इसका ये भी बताना, CNN wants to run White House. CNN is a corporation owned by a corporation. तो उनका अपने मकासद हैं, और उनको फुलफिल करने के लिए वो अपना मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट हाउस पे हमला हुआ था? बिल्कुल हुआ था। किसने किया था? ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने किया था। ये कौन लोग हैं? ये लेफ्ट साइड का डेमोक्रेट पार्टी के, आप कह सकते हैं फाइटर विंग हैं, उनके आगे उनके लिए काम करते हैं। तो फिर पकड़े कौन गए? नहीं, पकड़े गए 6 जनवरी वाले रिपब्लिकन। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि ये जमहूरियत के हालात ये हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन साहब
हम रिपब्लिकन्स के लिए उन्होंने एक लफ्ज ढूंढा है, कहते हैं दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। हमें टेररिस्ट कहा जाता है जो भी कंजर्वेटिव है, अफसोस के साथ है, हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही इज माय प्रेसिडेंट टू। लेकिन मुझे कहना कि अगर मैं कंजर्वेटिव ख्यालात की वजह से टेररिस्ट हूं तो ये ज्यादा। इसका आसान उर्दू तर्जुमा क्या हुआ? घर के जवान हुए हुए दहशतगर्द। तो क्या हुआ? उन लोगों का क्या बना? उनको सजाएं हो रही हैं। क्या क्या सजाएं? उनको सजाएं मैक्सिमम 18 साल की सजा दी है उन्होंने। कितने लोग? उसमें तकरीबन 100-150 लोग हैं। 100-150 लोगों को व्हाइट हाउस पे हमला करने की कैपिटल हिल पे हमला करने की सजा ये दी जा रही है। व्हाइट हाउस के ऊपर इंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर ने अटैक किया था। उनको क्या? प्रेसिडेंट साहब बंकर में गए थे, एक भी अरेस्ट नहीं हुई उसकी, एक भी अरेस्ट नहीं। अच्छा, ये चढ़ाई क्यों कैपिटल हिल पे की गई? कैपिटल हिल पे क्योंकि वो लोग चढ़ाई में लोग उसको चढ़ाई कहेंगे ना, आसान से आसान। इन्होंने खैर नाम इन्होंने जो गजवा है उसको पता नहीं क्या कह दिया। गजवा कैपिटल हिल का नाम इन्होंने दे दिया। इन्होंने कहा जी जमहूरियत को खतरा हो गया है। इनके कहने से क्या फर्क लेकिन क्या था, क्यों किया गया? लेकिन लोग बिलीव ये करते, 22 मिलियन तो लोगों की मेल इन वोटिंग हुई है कोविड के बाद। आज भी आधा अमेरिका ये समझता है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, तो अब आधा अमेरिका को अमेरिका भी ये समझता है। हम तो समझते थे ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, अमेरिका भी कह रहा है कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ। यही वजह मैं कहता हूं कि जमहूरियत डिक्लाइन में है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। और उसमें ये मैं बताना चाहूंगा करप्शन की डेफिनेशन क्या है। जहां भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ह्यूमन जो है उसका फायदा उठाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ है। अमेरिका का चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। सही है। और एंड डेमोक्रेसी, जिस तरह मैंने कहा है मेल इन वोटिंग है, उसमें 22 मिलियन लोगों ने वोट मेल किए। उसको रिपब्लिकन कहते हैं वोटिंग हार्वेस्टिंग। एक ही बंदा जाके सारे वोट इकट्ठे करके एक ही जगह पे बैठ के मार करके मेल कर देता। तो ये तो दोबारा भी हो सकता है? नहीं, दोबारा नहीं हो सका। यही वजह देखिए, चैलेंज ना कर सके, सिस्टम ने काम नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो चीखते रहे मेरे साथ ज्यादती है, लेकिन वो नहीं किसी ने सुना। बल्कि एक और बात, इस मर्तबा पर कोशिश ये कर रही है पार्टी। एक चॉइस मैं बताना चाहूंगा, आर्ट ऑफ इलेक्शन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। कई मुमालिक के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं वो इस चीज के ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, इसमें महारत वो सीख लेते हैं। तो इस दफा भी कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेट पार्टी के मेल इन वोटिंग हो, आईडी ना पूछी जाए। अच्छा, दुनिया के अंदर आप कोई भी सिगरेट का पैकेट लेना हो ना आपने यहाँ पे, तो आपकी आईडी पूछते हैं। यहाँ पे तो कई जगहों पे मुझे भी आईडी दिखा के अंदर जाना पड़ा। लेकिन ये डेमोक्रेट पार्टी कहती है नहीं जी नहीं, ये वोटिंग के लिए आईडी की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के कंडक्ट किए जाते हैं। डेमोक्रेट्स का कौन होगा इनका अमेरिकी उम्मीदवार? अभी तक जो बाइडेन साहब के बारे में कहा है। हाँ, लेकिन ये कि अंडरग्राउंड सोचा जा रहा है कैमला हैरिस भी कैंडिडेट बनेगी। कुछ लोग कहते हैं मिशेल ओबामा भी फील्ड में आएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं हिलरी क्लिंटन शायद दोबारा वापस आ जाए। इस तरह की चीजें अभी आएंगी। अमेरिकी आइन तो नहीं कहता कि कोई भी आ सकता है, ओबामा भी दोबारा आ सकता है? नहीं, ओबामा नहीं, उनके लिए 2 टर्म्स, वो जो उनका है 2 टर्म्स के बाद आप नहीं आ सकते। दिस इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 2 टर्म से ज्यादा। बाजी में अगर आप हिस्ट्री में देखें तो कुछ ऐसे प्रेसिडेंट थे जो तीसरी चौथी टर्म, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो आ सकते हैं। नॉर्मल हालात में नहीं, बाय लॉज आप 2 मरतबा ही लड़ सकते हैं, यानी आपके 8 साल। ये बताएं कि एक आम तो यही चल रही थी रवायत कि 4 साल का एक टर्न और फिर कंसेक्टिव फिर 4 साल मिलता था, और उसके बाद रिपब्लिकन से डेमोक्रेट्स और इस तरह चलता था। ये आपकी मर्तबा क्या हुआ? देखिए, हम ये पहले भी होता रहा है। जिस तरह कई प्रेसिडेंट इस तरह अपने 4 साल के बाद इलेक्शन हार जाते हैं। ये जिस तरह यही एतराज है रिपब्लिकन पार्टी को कि कोविड की वजह से मेल इन वोटिंग में हमारे साथ धोखा हुआ है। और वो जो है वो 22 आप लोगों की तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, आप लोगों की हुकूमत थी। लेकिन उसमें मैं कई चीजें मैं जिस तरह आप बताता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर सिस्टम्स के, जिस तरह एक प्रेसिडेंट जब व्हाइट हाउस जाता है तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर 4000 जगहें खाली हो जाती हैं। ठीक है, वो नई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। वो नया प्रेसिडेंट 4000 अपने लोग लेके आता है जो उसका मैंडेट इन्फोर्स करते हैं। यानी हर 4 साल बाद ये अमल होता है। ठीक है। अब उसमें ये हुआ कि जो लोग अपॉइंट किए गए थे सियासी तौर पर ओबामा पीरियड में, डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको वो रिमूव ही ना कर सके, अपने लोगों को अपॉइंट ही ना कर सके। क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी आगे से रेजिस्ट करती थी, उनकी अपॉइंटमेंटें डिले कर दी जाती थी। वाहिद प्रेसिडेंट है 2 दफा इम्पीच करने की कोशिश की गई। कहते थे कि रशिया के साथ मिल गए, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कहते थे ये विच हंट है, वो प्रूव नहीं कर सके। कौम का मिलियंस डॉलर्स उसकी इन्वेस्टिगेशन में जाया हुआ है। और ये मुसलसल ये जिसको मैं ये कहूंगा कि द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स सोशलिज्म, कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स
समथिंग डिफरेंट देन डेमोक्रेसी। अमेरिकी सदर को हटाने का क्या तरीकाकार है? आइन में क्या तरीका? आइन में तरीकाकार यही है कि उसका सर्टन सर्कमस्टांसेस हो, ज़हनी तौर पर बीमार हो जाए, वो टेस्ट पास ना कर सके, किसी ऐसी करप्शन में, किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाए, तो कांग्रेस उसको इम्पीच करे और सर्टन नंबर्स के साथ करे, तभी हो सकता है, वरना नहीं। खुद आपने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं बकायदा? नहीं, मैंने क्या वजह? पार्टी की तरफ से ऑफर हुई? नहीं, पार्टी की तरफ से ऑफर हुई, मैंने पॉलिटिकल ऑफिसेस होल्ड रखे। आप बुश की कमेटी में भी रहे, फाइनेंस कमेटी मैं उनकी फाइनेंस कमेटी में, मैंने कई कांग्रेसमैन, कई सेनेटर्स, कई गवर्नर्स की फाइनेंस कमेटीज में सर्व किया। मैंने अपनी स्टेट में मैंने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट रखी, आज अभी भी है, मैं एक कमीशन का चेयरमैन हूँ। लेकिन मैं सितंबर 11 के बाद एक दफा अब मैंने, मेरी तरबियत का भी हिस्सा था, मैंने सीखा भी है पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है यहाँ पे, और मेरी ख्वाहिश थी कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने की। लेकिन सितंबर 11 के बाद एक दफा मैं समझता था कि शायद मैं इलेक्शन जीत नहीं सकूंगा। लेकिन चौधरी साहब, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ जीतने के लिए। अच्छा, इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ना। सही है। ये बताएं कि 9/11 के बाद क्या हुआ, एक मुसलमान के तौर पे, पाकिस्तानी के तौर पे, क्या आपको क्या फेस करना पड़ा? इधर हालात बदले, हालात दुनिया बदली, बल्कि पूरी दुनिया बदल गई। मैं बल्कि समझता था, मैंने एक दफा किसी जगह कहा था कि दिस वाज अटैक ऑन माय सिविल लिबर्टीज। और आप कहाँ पे थे उस दिन? क्या, कैसे पता चला? मैं पूरा वाकया सुनना चाहता हूं। चौसा बड़ा ड्रामेटिक वाकया है। मैं एक मीटिंग में बैठा था अमेरिकन के साथ, जहाँ पे 50-60 अमेरिकन बैठे थे। मीटिंग चल रही थी तो यकला टीवी पे चला कि न्यूयॉर्क में ये हो चुका है, तो वो मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। मैं इतना जज्बात, सब हम लोग इतने जज्बाती थे। मैं जब गाड़ी में आके मैंने रेडियो लगाया तो मनाजर जो देख कर आया, तो जो था, मैं रोया उस दिन बड़ा। अच्छा, हाँ, उसमें 9/11 पे आप रोए? मैं रोया इस तरीके से कि चौधरी साहब, गाड़ी में जब बैठा तो मैंने रेडियो ऑन किया तो लोग आखिरी कॉलें कर रहे थे अपने बच्चों को, और वो कॉलें कई सुनाई जा रही थी कि ये आखिरी कॉल मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने छलांगे कई लोगों ने लगाई उस बिल्डिंग से, कई जल के मर गए उसने। और देखिए, मैं इसीलिए, मैं किसी इंसान ना हक मारना जिसका कोई फॉरेन पॉलिसी के साथ, जंग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो सुबह निकलता है अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए, और एक कोई भी टेररिस्ट किसी फॉर्म और शेप में आता है, कोई भी आता है, उसको मार देता है, ये ज्यादती, चाहे कहीं भी हो रहा। तो मैं इसीलिए उस दिन बड़ा रोया था। और मैं उसके बाद न्यूयॉर्क गया। उसके बाद मैंने वर्ल्ड टावर को जलते धुएं निकलते वहां से खुद अपनी आंखों से देखे। लेकिन उसके बाद हमारी जिंदगियां तब्दील हो गई, हमारे नाम, मेरी सिविल लिबर्टीज आज तक बड़ा अरसा। और जो सब मैंने शायद आपको बताया कि मैं सऊदी अरेबिया उम्रा करने जाता हूँ जब भी मैं, खुदा ताला की ज़ात मुझे तौफीक देती, और मेरे पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरेबिया के वीज़े होते थे, और मुझे हर एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता, हर बॉर्डर क्रॉसिंग पे मुझे रोक लिया जाता था। उसके बाद ये हुआ 9/11 के 9/11 हमारे नाम प्रोफाइल होते हैं, आज भी हो रहे हैं। कभी इस तरह भी हुआ कि किसी हाई प्रोफाइल मीटिंग में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से रोका गया या रुकावट आई? बिल्कुल। मैं एक दफा सितंबर 11 के बाद मैं व्हाइट हाउस जा रहा था। टॉम रिज थे उस वक्त होमलैंड सिक्योरिटी के, वो सेक्रेटरी थे। जब होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट लॉन्च किया जा रहा था, उसकी ब्रीफिंग में आई वाज इनवाइटेड टू दैट मीटिंग, और सारे लोग चले गए थे, मुझे रोक लिया था क्योंकि मेरा नाम भी मुसलमान था, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो रही थी। जॉर्ज बुश के पीरियड में नहीं जाने जा रहा था, अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन अंदर से किसी ने, टॉम रिज जो गवर्नर भी रहे पेंसिल्वेनिया के, उनके स्टाफ ने आके बाईपास किया कंप्यूटर को मुझे अंदर जाने के लिए टाइम। और दूसरा, मुसलमान होने की वजह से कई दफा मुझे फ्लाइटों से उतारा गया, कई दफा बड़ा कुछ हुआ जिंदगी में। आज भी कौन सा खत्म हो गया है चौधरी साहब, इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट, और मैं ये समझता हूँ ये हमारी गलती, हमारी अपनी गलतियां। जिस तरह वो लफ्ज एक इस्तेमाल होता है बड़ा कॉमन, कहते हैं कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, पर हर टेररिस्ट मुसलमान है। ये बहुत बड़ा फिक्र है। ये एक दफा क्या वाकया हुआ, एक मुस्लिम ने जाके गेस क्लब में उधर गया, क्या हुआ था वाकया? वो उसमें मैं बल्कि चौधरी साहब ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे कई सेकंड जनरेशन वो अफगानी किसी का सेकंड जनरेशन बच्चा था, यहाँ फ्लोरिडा के अंदर ग्रो अप हुआ। उसने जाके फ्लोरिडा के गे क्लब के अंदर फायर खोल दिया, और उसमें काफ़ी तादाद में जो थे वो लोग मारे गए। लेकिन उसका मैं जो वाकया आपको बयान करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट मॉर्निंग फॉक्स पर मैं गया, और मेरे साथ जो दूसरे लोग शामिल थे उस शो में सुबह के वक्त,
उसमें मैंने जाके उनको कहा कि माय हार्ट इज ब्लीडिंग टुडे, कि जो नाहक लोगों को किसी को बगैर उनके किसी कसूर के किसी ने अंदर आके मार दिया आज, और मैं आई एम स्टैंडिंग विद अमेरिकन्स। तो साथ उस वक्त हक भी थे, गवर्नर हक भी, आज उनकी बच्ची जो है वो कैंसस की गवर्नर है, वो भी गवर्नर रहे। तो मुझे आज तक याद है कि उन्होंने मुझे बड़ा प्रेज किया इस बात पे। उन्होंने कहा कि वेयर आर द अदर मुस्लिम्स जो हमारे साथ प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, हमारी पेन सफर, जब हम अमेरिका सफर कर रहा होता है तो हमारे दर्द में हमारे शरीक क्यों नहीं होते दूसरे मुस्लिम। वो बड़े खुश हुए कि बड़े खुश हुए, बल्कि आपने मजम्मत की। और उसमें जो सब मेरे पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अमेरिकन लीडरशिप ने लिखे हैं। मुझे कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने, अमेरिकन आइकॉन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये लेटर लिखे मुझे बाद में कि वेयर आर द अदर मुस्लिम्स लाइक यू आर, व्हाई दे डोंट बिकम द पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। जब अमेरिका सफर कर रहा होता है तो हमारे हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं बनते? वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? आज मैं हमास को कंडेम करता हूं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज एन अमेरिकन। अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। या तो आप अमेरिका छोड़ दें अगर आपको इतना हमास से मोहब्बत है। आप कह रहे हैं पहले अमेरिकी हैं फिर उसके बाद। हाँ, अगर मैं एग्री करता हूं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से, और जिस दिन मुझे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से डिफरेंस हो, मुझे फील होगा, आई विल लीव अमेरिका एंड मूव समवेयर एल्स। ये बताइए कि आपने कहा वालदा मेरे साथ 17 साल यहाँ पे रही और वो यहीं पे ही अल्लाह को प्यारी है, यहीं पे दफन है? मेरे वालिद साहब की 1996 में वफात पा गए मेरे वालिद साहब, उनकी कब्र भी यही है। तो यहीं पे क्यों? यहीं पे मैं बताता, क्योंकि मैंने चॉइस साहब एक चीज है, मैंने 23-24 साल की उम्र में यहाँ आया था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आई हैव फाउंड माय यूटोपिया, मैंने अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ। आई विल नॉट लीव दिस कंट्री एवर। मैं आज भी मैं इस पे बिलीव करता हूँ। यानी आपका इसरार था कि वो यहीं पे मदफन हो? मेरा इसरार यही था। उसकी वजह ये है, इसका मतलब आप खुद भी चाहेंगे कि आप इसी मिट्टी में? मैं इसी मिट्टी में, ये मेरी मिट्टी यही है। अच्छा। मैं इस कंट्री को, जो कुछ इस मुल्क ने मुझे दिया है, मैं समझता हूँ दैट इज रिमार्केबल। इस मुल्क के मेरे ऊपर एहसानात ही बहुत ज्यादा है। आपका तो अच्छा खासा बिजनेस है, कितना बिजनेस बड़ा होगा? क्या इसमें कितने लोग मुलाजमीन हैं? कितना बड़ा सेटअप है ये? जो ऐसा मेरे पास तकरीबन 500-550 मुलाजिम इस स्टेट में, मैरीलैंड में, और मेरे तकरीबन 200-225 मुलाजिम फ्लोरिडा में। ठीक है। मैं जिस तरीके से नर्सिंग होम है, फ्लोरिडा इज अ डेस्टिनेशन फॉर रिटायर्ड पीपल। फोर्ट लॉटरडेल के अंदर हमारा ऑपरेशन है इसी तरह का, लेकिन छोटा ऑपरेशन है कंपेयर टू यहाँ पे हमारे 51-52 यूनिट है इसमें, और तकरीबन अब ये एम्प्लॉय 500-550 मुलाजिम यहाँ पे है। और मैं समझता हूँ कि जो सब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, कि जिसने हमेशा मुझे इतना दिया जितना कि मैंने जिसकी कभी ख्वाहिश भी नहीं की। और उसमें मैं समझता हूँ, एक बात मैं हमेशा आपके देखने वालों को ये बताना चाहूँगा जिसमें मेरा फर्म बिलीव कि जो सब मैंने 17 साल मेरी वालदा यहाँ पे रही हैं, मैंने अपने मजहब के बाद उसकी इबादत की है, और मैं इस पे फर्मली बिलीव करता हूँ, जिस इंसान के साथ उसकी माँ की दुआएं नहीं है वो दुनिया का बदनसीब तरीन इंसान। ये बताएं कि इमरान खान जब यहाँ पर आए तो क्या माहौल था? ट्रम्प का उनसे मिलके उसके बाद क्या तासुर था? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो थे, उसमें मैं बताना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रम्प वाज अ लीडर। वो हमेशा इस चीज़ को समझते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर रिलाय नहीं करना चाहिए, और वो बिल्कुल उसमें हक भी जाना था। हालांकि इंडिया की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी चीजों पे, उन्होंने हाउडी मोदी किया, बिलियंस डॉलर्स यहाँ पे लगाए। आज डायस्पोरा देख लें, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं। हालांकि हमारा डायस्पोरा जो है उसका अगर देखा जाए तो कंपैरिजन ही नहीं है, इसके बावजूद जो थे वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब उसको जस्टिफाई करते रहे। तो ट्रम्प जो थे वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छा रखने के उसमें थे, ख्वाहिशमंद थे। उसकी एक वजह और भी चॉइस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी जब भी इक्तदार में आती है तो वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करती है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है। उसके साथ उसका एक दूसरा जुज होता है कि जब आप अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप एलाइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का टाइटल इस वक्त बहुत बड़ा टाइटल है जिसको कहते हैं नॉन नेटो एलाई। तो वो उस टाइटल की रिस्पेक्ट भी करते थे और वो समझते थे कि पाकिस्तान जो है चाइना के साथ हमें वहां पे सर्व कर सकता है। मेरी मालूमात आप दुरुस्त कीजिएगा, क्या सारी जो अमेरिका की जंगें हैं वो रिपब्लिकन की दौर में हुई हैं?
नहीं, उसमें अब कुछ में थी उसमें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक वाहिद प्रेसिडेंट थे कि 4 साल जब वो पावर में रहे हैं, उस दौर में उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट जंग के कायल नहीं थे, जंग के कायल नहीं। उनकी शख्सियत क्यों ऐसी थी कि भाई वो साफियों से भी भिड़ पड़ते थे और भी लोगों के साथ कर पड़ते थे? यही एक वजह है, उन्होंने उनके मिजाज में क्या तहम्मुल नहीं तहम्मुल था, लेकिन वो कहते, देखिए मैं उनके डॉक्ट्रिन बताता हूँ। यहाँ जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है तो वो अपना एक डॉक्ट्रिन छोड़ के जाता है या अपने डॉक्ट्रिन को इन्फोर्स करता है। उनका डॉक्ट्रिन ये था, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। अच्छा, वो कहते थे कि पीस स्ट्रेंथ शो करने के बगैर नहीं आ सकता। पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना उनका एक बहुत बड़ा मैंडेट था। उन्होंने एक स्पेस फोर्स बनाई थी जो कि बाद में बंद कर दी गई। तो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करते थे, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते थे, और जाहिर है पाकिस्तान का रिलेशनशिप भी जो है स्ट्रॉन्ग करना एक उसी का हिस्सा था। आप इमरान खान, नवाज शरीफ, इन लोगों में से किससे ज्यादा मुतासिर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अभी तक तो मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया। अच्छा, इन सब से आप मिलते रहे? मैं इनसे मिलता रहा हूँ, सबसे मिले, सबसे मिलता रहा हूँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। किसी की शख्सियत मुतासिर कौन लगी? मुझे किसी ने मुतासिर नहीं किया। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ किसी का जो आके मुझे सबसे पहले ये कहे कि पाकिस्तान फर्स्ट, आओ पाकिस्तान ठीक करें बगैर पॉलिटिकल किसी ऑब्जेक्टिव के। आपसे मैं पावर पॉलिटिक्स पे बड़े बड़े लोग आपसे राब्ता करते हैं, सियासी, गैर सियासी, असर वाले, ये वो। आपको क्या लगता है इन लोगों से मिल के बैठ के कि पाकिस्तान का आखिर मसला क्या है, हम फंस कहाँ पे गए हैं? पाकिस्तान के इस वक्त 3 मसले हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इकॉनमी है, दूसरा सबसे बड़ा टेररिज्म है, आपका टेररिज्म 98% बढ़ चुका है, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका करप्शन। और इस वक्त किसी सियासी पार्टी के पास इन तीनों चीज के लिए कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। तो आप कहते हैं कि अगर हम तीनों मामलात को सॉर्ट आउट कर लें तो मसले हल हो जाए? पहली से सारे पॉइंट से जुड़ी हैं चीजें, मईशत के साथ जुड़ी है। दूसरा, मैं जिस तरह आपको मैंने बताया, मईशत के साथ जुड़ी है, दूसरा करप्शन के साथ जुड़ी है, और तीसरी चीज, अगर ये दोनों चीजें ठीक कर लें, टेररिज्म मेरे ख्याल में इंटर रिलेटेड इस तरीके से चॉइस, अब जहां पे टेररिज्म होगा वहां पे इकॉनमी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो आप करप्शन साथ उसको होगा सारा। पाकिस्तान में एक पार्टी करप्शन नहीं कर सकती है, सारे मिलके करते हैं। आपकी जिंदगी की, आपकी जाती सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? चॉइस, अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है हमेशा, खुदा मुझे इस काबिल करे कि मैं दुनिया की गुर्बत खरीद सकूं। मैं समझता हूँ कि गुर्बत एक बहुत बड़ी लागत है। ठीक है, और आप समझते हैं कि मसाइल की जड़ भी गुर्बत ही होती है? खुद पाकिस्तान भी तो शायद गुर्बत से गुजर रहा है, यही वजह है। सही है। आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, और पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जो देख रहे हैं, साजिद तारड़ साहब का मेरे हवाले से आपसे बात होती रही, लेकिन तासुर एक शख्सियत का बन जाता है, वो ये है कि जी ये भी सख्त गिर हैं, ये ऐसे बयानात देते हैं, और ट्रम्प के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े खुल के सामने आए। आज भी आप ट्रम्प के साथ खड़े हैं, उसी तरह उनका झंडा लेके खड़े हैं, और आपको लगता है कि अगर ट्रम्प ना आए तो फिर भी आपकी पार्टी विन करेगी ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? देखिए, मेरे डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ रिलेशनशिप या एक पार्टी के साथ रिलेशनशिप विनिंग और लूजिंग नहीं है, ये आइडियोलॉजी है। मैं कंजर्वेटिव हूँ, आई विल ऑलवेज रिमेन कंजर्वेटिव। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, यानी फिर भी पार्टी विन करेगी? पार्टी, देखें, मैं समझता हूं इस वक्त की गवर्नमेंट अनपॉपुलर है, क्योंकि इनके पास कोई, इनकी जो पॉलिसीज इन्होंने 4 साल इन्होंने जो किया है, वो अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू हैव देम अगेन। आज अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब नहीं जीतेंगे, फिर भी रिपब्लिकन कैंडिडेट ही जीतेगा। ठीक है, साजिद तारड़ साहब, आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान के मामलात के ऊपर बड़ी खुल के गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह फिर आपके साथ किसी जगह पे एक सेशन करेंगे, और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन पर दोबारा गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।